हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन का सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा एग्ज़ाम है, हम आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो 13 मई को ही है। यहाँ पर आप देखेंगे पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर इन टॉपिक्स की वीडियो बना दीजिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद में मुझे आप सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर मिला है और किस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर आता है हम इसको भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आएंगे जिनको डाउट्स आएंगे सर कि ये वाले टॉपिक समझ नहीं आ रहे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी के लिए मैं ये प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं जितने भी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब का लिंक आप सभी को मिल जाएगा। इसमें अगर आप वीडियोज़ को देखोगे तो अच्छी खासी व्यूज़ है, आप इन वीडियोस को प्रेफर कर सकते हो, देख सकते हो और आप सभी के एग्ज़ाम में ये उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना आप सभी एग्ज़ाम से पहले आपको टाइम देना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो आप सभी के सेकेंड सेमेस्टर के लिए 75 मार्क्स का पेपर है और ये 3 घंटे का पेपर आपका पूरा का पूरा रहने वाला है। टॉप पे आपको सबसे पहले रोल नंबर लिखना होता है, 4 क्वेश्चन करने की 5 क्वेश्चन करने, ये यहाँ पर लिखा आएगा। अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो आपको जनरली 4 करने होते हैं और 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल तो उसमें से आपको 5 करने होते हैं। कोई सी भी भाषा का उपयोग कर सकते हो, इंग्लिश या हिंदी, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वैश्वीकरण क्या है पहले आपको सबसे पहले यही करके जाना है कि वैश्वीकरण होता क्या है। जैसे वैश्वीकरण के साथ में यहाँ पर राजनीतिक वैश्वीकरण जोड़ रखा है, तो पेपर में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आर्थिक वैश्वीकरण क्या है। यहाँ पर जैसे राजनीतिक वैश्वीकरण हम इसको तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन जनरली क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी साथ के साथ क्लियर कराऊंगा। इसके बाद में पूछा जाएगा, 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 बातें पूछी जाएगी। जैसे राजनीतिक वैश्वीकरण क्या है, समकालीन वैश्वीकरण के पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। तो आपसे पेपर में आर्थिक या सांस्कृतिक वैश्वीकरण या फिर तकनीकी वैश्वीकरण, ये चारों चीजें पूछी जा सकती है। राजनीतिक वैश्वीकरण क्या होता है, राजनीतिक वैश्वीकरण का मतलब ये होता है, देखो पहली बात तो वैश्वीकरण शब्द इस्तेमाल ना करके यहाँ पर आप सभी के लिए एक तो ग्लोबलाइजेशन शब्द और ये भी ना करके भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण ये शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। अब वैश्वीकरण होता क्या है, तो वैश्वीकरण को आप अगर डिवाइड करोगे तो आप याद रखोगे विश्व जमा एकीकरण, 2 शब्दों से मिलकर बना है वैश्वीकरण। पूरे विश्व का एकीकरण जो है वैश्वीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर अपन इसकी परिभाषा पे जाए तो जो आपकी ज़्यादातर लोग परिभाषाओं की बात करते हैं कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण को प्रवाह के रूप में समझा जाता है। वैश्वीकरण क्या है, एक स्वतंत्र प्रवाह है जिसमें एक देश से ज्ञान पूंजी, दूसरी बात ज्ञान पूंजी प्रौद्योगिकी और साथ ही साथ में सूचनाओं का एक देश से दूसरे देश में जो है स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान जो है ये वैश्वीकरण कहलाता है। तो राजनीतिक वैश्वीकरण में क्या है कि राजनीतिक रूप से हमें बेरोक टोक एक दूसरे में जो सहयोग प्राप्त होता है वो राजनीतिक वैश्वीकरण कहलाता है। राजनीतिक वैश्वीकरण के तहत एक देश अपनी सीमाओं को बुलाकर दूसरे देश को जो है पॉलिटिकली सपोर्ट प्रदान करता है, राजनीतिक तकनीकें प्रदान करता है, तो ये राजनीतिक वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। राजनीतिक वैश्वीकरण क्या है ये आप एक्सप्लेन कर दोगे, इसके बाद में ये लिखोगे वैश्वीकरण का इतिहास। तो वैश्वीकरण कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, वैश्वीकरण काफ़ी लंबे समय से चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण कोई आज की प्रक्रिया नहीं है। जैसे हमारा वैश्वीकरण का मतलब है यहाँ पर बेसिकली पार राष्ट्रीय व्यापार, या फिर हम इस जगह पर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम। तो पारराष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये सेम बात होती है। तो समकालीन विश्व में अगर आज के ज़माने में आज के समय में हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, ये इनोग्रेट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसका विस्तार हो रहा है। तो वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में आपको तर्क देना है। तो वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क ये है कि देशों के बीच में राजनीतिक सहयोग बढ़ जाता है, देशों की सरकार जो है वो मुक्त होती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले देशों की सरकार को रोजगार के मामलों पे
खुद ध्यान देना पड़ता था, सरकारी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स प्रदान करती थी। लेकिन आज के ज़माने में प्राइवेट कंपनीज आती है वैश्वीकरण के अंतर्गत, तो प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, देशों को व्यापार बढ़ाता है। प्राइवेट कंपनियां देशों का क्या करती है, व्यापार बढ़ाती है, तो लोगों को रोजगार प्रोवाइड होता है, आपके देश में एफडीआई बढ़ता है, आपके देश में जो है आउटसोर्सिंग आती है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं इसके अंदर हम देखते हैं। और विपक्ष की बात करें तो देश की मुद्रा जो है विदेश जा रही है, विदेशी कंपनी आपका तेजी से संसाधनों का हासिल करते जा रही है, बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं, जिससे क्या हो रहा है भाई, बेरोजगारी जैसी स्थिति हो रही है, क्योंकि एक मशीन कई सारे कार्य कर लेती है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपसे पूछा गया है वैश्वीकरण को समझने की अमूल परिवर्तनवादी उपागम की विवेचना कीजिए। यानी आपसे पूछा गया है कि उन सभी चीज़ों को आपको बताना है जो वैश्वीकरण को अंडरस्टैंड करने में, देखो कई क्वेश्चन हिंदी में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिखे होते हैं, कॉम्प्लेक्स लिखे होते हैं, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पर देखो डायरेक्टली बतानी है आपको, क्या मेन क्वेश्चन यहाँ से है, अप्रोच टू अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन, वे सारे फैक्टर्स की बात करनी है जिसकी वजह से आप वैश्वीकरण को समझ पाते हो। तो वैश्वीकरण के अंदर हम देखते हैं मुक्त व्यापार, पहला पॉइंट आ जाएगा मुक्त व्यापार। दूसरी बात आ जाएगी विदेशी विदेशी कंपनियों विदेशी कंपनियों कंपनियों पर कम प्रतिबंध लगाना, कम प्रतिबंध लगाना, एक पॉइंट ये आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तीसरी चीज़ बात करेंगे हम इसके अंदर तो एफडीआई का बढ़ना, जो विदेशी निवेश है आपके देश में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आपको पता है जब विदेशी निवेश बढ़ता है तो आप उसके अनुकूल उसी के हिसाब से अपने देश के अंदर क्या कर सकते हो, फॉरेन रिजर्व जितना आपके पास में होगा उसी हिसाब से आप पैसे छाप सकते हो, आपकी करेंसी की वैल्यू भी जो है उसी हिसाब से बढ़ेगी, देश के अंदर आप सभी के रोजगार एम्प्लॉयमेंट के सोर्स बढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर वैश्वीकरण को समझने में हमें सहायता देती है। इसके अलावा वैश्वीकरण को समझने के लिए हमें पूंजीवादी मॉडल, कौन सा मॉडल, पूंजीवादी मॉडल, इसको अच्छे तरीके से समझना होगा। उदारवादी विचारधारा, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो वैश्वीकरण को समझने में मदद करती है। देखो 4 क्वेश्चन करने होते हैं पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को पक्का करें, ये क्वेश्चन पेपर में आपके रिपीट होगा, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो किस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है ये भी मैंने इसमें बताया। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, समकालीन विश्व में आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या क्या भूमिका है। तो देखो जहां पर भी ये भूमिका वर्ड आ जाए, ध्यान रखना है आप सभी को, इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आपको बताना है कि एक तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये कैसे प्रमोट कर रही है किस चीज़ को, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को। तो आप सभी को पता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 1991 में भारत ने क्या किया था, एलपीजी मॉडल अपनाया था। तो भारत ने जब एलपीजी मॉडल अपनाया था तो भारत को क्या करना पड़ा था, डब्ल्यूटीओ की कुछ शर्तें होती हैं, है ना, शर्तें, तो भारत को उन शर्तों को एक्सेप्ट करना पड़ा था कि भाई विदेशी कंपनियों के लिए आपको अपने जो द्वार हैं खोलने पड़ेंगे, और साथ ही साथ में कोई भी कंपनी है वो 100% प्राइवेट हो सकती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले गवर्नमेंट के भी शेयर होते थे, गवर्नमेंट भी उस पर कंट्रोल करती थी, लाइसेंस पड़ता था, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इन सबको खत्म कर दिया गया। 1991 में हमने देखा कि भाई हमें डब्ल्यूटीओ की शर्तें एक्सेप्ट करनी पड़ी। अब बोलोगे 1991 में डब्ल्यूटीओ तो था ही नहीं, तो गेट तो था, GATT। तो गेट जो है डब्ल्यूटीओ का ही पुराना नाम है, गेट जो है डब्ल्यूटीओ का ही क्या नाम है, पुराना नाम है। तो ध्यान रखना है कि डब्ल्यूटीओ के सारे कार्य एक समय पर गेट किया करता था। आपको जब डब्ल्यूटीओ मैंने पढ़ाया, क्योंकि डब्ल्यूटीओ भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के पेपर के लिए, और इस प्लेलिस्ट में जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखाई है, इस प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोस ऑलमोस्ट मिल जाएगी, आप तो उनको आप देख लेना, आपको कोई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिंपली वैश्वीकरण, आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से पक्ष हैं। तो जैसे विश्व बैंक है, तो विश्व बैंक क्या करता है, ऋण देता है, क्या करता है, ऋण देता है, और ये ऋण तभी आपको प्रोवाइड करेगा जब दूसरे देशों की कंपनियों के लिए आप अपने देश के अंदर क्या करते हो, व्यापार बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार को इनोग्रेट करते हो। एक तो ये फैक्टर आपको याद रखना है, पहली बात ये। दूसरा फैक्टर आपको क्या याद रखना है इसके अंदर ही, कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसके अंदर ध्यान से सुनना है आप सभी को, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे देश जो गरीब है ना, या फिर जो विकासशील देश है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों ही
ऐसे देशों को क्या करते हैं, ऐसे देशों को सपोर्ट प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इन देशों में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा होता तो ऐसे विकसित जो देश है उन देशों को भी इन्हीं देशों में व्यापार हो, इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए वो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहन देते हैं। तो एक इस तरीके से भी आर्थिक वैश्वीकरण बढ़ता है। दूसरी बात, कोई विदेशी कंपनी यहाँ पर आप आते हुए देखते हो तो विदेशी कंपनी अपने साथ में एफडीआई लेकर आती है, तो जो फॉरेन रिजर्व है उसकी सीमा आपकी बढ़ जाती है, विदेशी कंपनी आपके देश में आ जाती है, तो इसका लाभ मिलता है आप सभी को यहाँ पर। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में, देशों के बीच में व्यापारिक समझौते करवाने में, देशों के बीच में व्यापारिक समझौते करवाने में ये काफ़ी हद तक बढ़ावा देने में अपनी मुख्य भूमिका निभाती है। सिर्फ व्यापारिक समझौतों में नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल व्यापारिक समझौतों को अगर हम छोड़ दें, जैसे कि एग्जांपल भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल का समझौता हुआ है, तो उस जगह पर विश्व बैंक के हस्ताक्षर हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज़ को देखते हैं कि ये केवल व्यापारिक ही लिहाजे से नहीं बल्कि देशों के आपस के जो डिस्कशन है, आपस के व्यापार है, उसको बढ़ाने में भी हेल्प करती है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के युग में एशिया के सामाजिक आंदोलन में, एशिया के सामाजिक आंदोलन में नागरिक समाज की क्या भूमिका है। देखो जब कभी भी ये वर्ड आप समझ लो ना, नागरिक समाज, तो इसके अंदर आपको एनजीओज की भूमिका निभानी है, बतानी है कि वैश्वीकरण के युग में एशिया में कई सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं। जैसे कई सारे सामाजिक आंदोलन का मतलब है जो सोसाइटी के लिए, सामाजिक आंदोलन उन आंदोलन को कहते हैं जो समाज की मांगों को उठाते हैं और समाज के ज़्यादातर वर्ग समाज की मांगों को उठाते हैं और समाज की जो जो मांग होती है उन मांगों से समाज के अंदर जो वो मांग चाहते हैं उनकी, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देंगे, जैसे भारत के अंदर कई सारे सामाजिक आंदोलन हुए जिसमें महिला आंदोलन भी शामिल है, महिलाओं के द्वारा महिला आंदोलन भी शामिल है, महिला आंदोलन भी शामिल है। और महिला आंदोलन को अगर एक प्रकार से अगर हम हटा दें तो महिला आंदोलन के अलावा जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है दलित पैंथर्स आंदोलन है, दलित पैंथर्स है जो समाज के अंदर जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है उसको क्या करने के लिए, जाति व्यवस्था को बराबरी दर्जे पे लेकर बराबरी पर लाया जा सके, इस चीज़ के लिए भी हम इसके अंदर देखते हैं कि सामाजिक आंदोलन में नागरिक एनजीओ की भूमिका है। इसके अलावा कुछ ऐसी मांगे होती है जो समाज में सरकार या राजनीतिक पार्टियां नहीं उठाती, जो हित के लिए होता है वो एनजीओज भी उठाती हैंगी समाज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी केवल उन मुद्दों को ज़्यादातर उठाने की कोशिश करती है, वो मुद्दे ज़्यादातर उठाने की कोशिश करती है जो समाज के अंदर केवल उनको लाभ पहुंचाती है, जो राजनीतिक ध्रुवीकरण से उनके लिए सहायता पहुंचाई जा सकती है केवल वो, लेकिन सामाजिक मांगों को नहीं। तो सामाजिक मांगों में कहीं ना कहीं एनजीओज की भूमिका होती है। ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वैश्वीकरण के संदर्भ में मानव सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, या फिर वैश्वीकरण के संदर्भ में मानव सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का विश्लेषण करो। इसमें आपको क्या बताना है, मानव सुरक्षा से संबंधित मानव सुरक्षा से संबंधित आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको वर्णन करना है। मानव सुरक्षा का मतलब यहाँ पर किससे है, ह्यूमन सिक्योरिटी। जैसे ह्यूमन सिक्योरिटी की क्या क्या विशेष बातें, जैसे पारराष्ट्रीय आतंकवाद, पारराष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद या आतंकवाद की बात करते हैं हम, आतंकवाद को, ये ग्लोबल थ्रेट का विषय है ना, ये ग्लोबल आतंकवाद, तो ये ग्लोबल थ्रेट का विषय है। तो आतंकवाद के अंदर हम देखते हैं कि ये मानव सुरक्षा से संबंधित एक विषय है। दूसरा हथियारों की होड़ जो है, हथियारों की होड़ ये भी एक विषय बन चुका है आज के ज़माने में। वैश्वीकरण के संदर्भ में मानव सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषय कौन कौन से हैं, एक तो हथियारों की होड़ है, दूसरा पारराष्ट्रीय आतंकवाद है, तीसरी बात करें तो स्वास्थ्य संबंधित ना, मानव सुरक्षा के अंदर स्वास्थ्य संबंधित जितने विषय हैं इन सब की भी बात कर दें तो ये सारे के सारे भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधित जितने विषय हैं ये भी इसके अंदर शामिल होते हैं, ये भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर कुल मिला के हम देखें तो मानव सुरक्षा से स्वास्थ्य संबंधी, जैसे कोविड था तो ये भी वैश्वीकरण के दौर में मानव सुरक्षा का ही एक विषय है। पारराष्ट्रीय आतंकवाद, इससे ह्यूमन की सेफ्टी के लिए इसके ऊपर बात होती है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में जो है आतंकवाद कैसे बढ़ा है, आपको बताना है हथियारों की ओर कैसे बढ़ी है। आपको एक कंसेप्ट यह भी याद रखना है कि आज वैश्वीकरण के दौर में आज बहुत सारे देशों के पास में गजब की टेक्नोलॉजी है, वो अपने देश से अब आपके सारे की सारी मूवमेंट्स पे खबर रखते हैं, नज़र रखते हैं कि अब कौन सा देश कहाँ पर क्या कर रहा है, क्या कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसे हथियार तो बनाने की कोशिश नहीं कर रहा जो मेरे पास नहीं है। तो इससे क्या होता है कि वो देश कहीं ना कहीं हम पर लगाम कसने की कोशिश करते हैं।
तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं। हथियारों की होड़ के अंदर आपको ये लिखना है कि वैश्वीकरण के दौर में आज हथियार बनाना, खरीदना, बेचना बहुत आसान हो गया है। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ चीज़ें इन सब का प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद में स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य से संबंधित बात है, ये भी वैश्वीकरण का एक ग्लोबल सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। अगला पॉइंट है कि वैश्वीकरण का विकासशील देशों पर क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा और क्या क्या नकारात्मक। पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस आपको ध्यान रखना है वैश्वीकरण में विकासशील देशों पर कई सारे सकारात्मक प्रभाव पड़े। जैसे सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े कि इन देशों में रोजगार बढ़ाने वाली कंपनियों में वृद्धि हुई है, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरी चीज याद रखनी है, देशों के अंदर एफडीआई में वृद्धि हुई है, आउटसोर्सिंग जिससे बढ़ रही है। तीसरी बात आप सभी को याद रखना है कि सरकार को कई नई नई टेक्नोलॉजी मिली है जिनका उपयोग करके वो अपनी जनता पर अच्छे तरीके से शासन कर पा रही है। जैसे पहले वोटिंग मशीन थी, नहीं थी, तो अब वोटिंग मशीन आ गई है, तो वोट करना, चुनाव में धांधली होना, ये सब सारी चीज़ें ईजी हो गया है। इसके बाद में वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण के और भी कई सारे लाभ हैं। यहाँ पर हम सब सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो वैश्वीकरण का और भी हमें फ़ायदा मिलता है। वैश्वीकरण से आज जो है देशों के बीच में जो क्लोजनेस है वो काफ़ी बढ़ गई है, बीच में व्यापार जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्या करना है, याद रखना है आप सभी को। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो उसके उल्टे पॉइंट कर देना है कि जिस देश का पैसा वैश्विक विकासशील देशों से विदेशों में जा रहा है, जो इसके अलावा देश के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिल रहा है, आप सभी को ये भी याद रखना है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन के हमारे सामने आ जाते हैं। इसके अलावा सरकार जो है वो केवल शासन प्रबंधन, चुनाव, इन सब से संबंधित रह गई है। आज के ज़माने में सरकार जो है बिल्कुल ही कैसी हो चुकी है, सरकार बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकृत विश्व में राज्य की संप्रभुता का पतन हुआ है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमने अपलोड कर रखा है, आपको इसमें ये बताना है वैश्वीकरण के राज्य यानी सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। संप्रभुता का मतलब है राज्य आज अपने डिसीजन लेने में कमज़ोर हो गई है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। पहले हमारी सरकार जो थी वो हर एक मामले पे अपना नियंत्रण रखती थी, नागरिकता से लेकर हर एक चीज़ पे। आज के ज़माने में आपको कोई कंट्री नागरिकता नहीं देती, आप उस देश के अंदर क्या करो, आप उसके अंदर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको उस देश में नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। पहले सरकार के अंदर ही क्या होता था नागरिकता का कॉन्सेप्ट, कि सरकार जिसको चाहे वो नागरिकता दे या ना दे। लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि बहुत सारे हमें को यहाँ पर ऐसे देखने को चीज़ें मिल रही है जिसकी वजह से सरकार जो है वो क्या कर रही है, हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, नागरिकता का विषय या और विषय, इन सब कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है। इसके बाद में नागरिकता को छोड़ दे तो दूसरा कॉन्सेप्ट बन जाता है संचार के लिए। पहले हमें संचार के लिए केवल अपनी सरकार पे निर्भर रहना पड़ता था, सरकार जो न्यूज़ पब्लिक करती थी केवल वही न्यूज़ हमें पता चल पाता था। लेकिन आज के ज़माने में इंटरनेशनल मीडिया हर एक चीज़ को कवर करती है, और साथ ही साथ में देश में भी बहुत सारे ऐसे स्टेशंस बन चुके हैं न्यूज़ के, जो संचार के लिए हमें पूरी तरीके से सरकार के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता। आज की बात करें तो प्रत्येक घर में न्यूज़ तो चलते हैं, लेकिन हम उन घरों को बिल्कुल जांच लेंगे जहाँ पर डीडी न्यूज़ यानी प्रसार भारती के थ्रू, ये सब भारत सरकार के थ्रू जो चलाए जाते हैं, वो न्यूज़ जो है बहुत ही रेयरली लोग देखते होंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है। इसके बाद में आप लोगों के लिए वैश्वीकरण और क्षेत्रीयता, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। WTO का क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। उदारवादी उपागम जो है ये आपसे पूछा जाएगा, और एक सांस्कृतिक उपागम, ये सारे के सारे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपसे वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम के बारे में पूछा जा रहा है। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम क्या है, वैश्वीकरण से किसी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये आपसे पूछा जाएगा। जैसे कोई भी आप प्रभाव लिख सकते हो। WTO पे सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी उदारवादी उपागम आखिर होता क्या है, तो उदारवादी उपागम के भी ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। ये वैश्वीकरण को, पूंजीवाद को, और साथ ही साथ उदारीकरण को, इन सब को बढ़ावा देने वाला या निजीकरण को बढ़ावा देने वाला कॉन्सेप्ट है। बाकी जितने भी क्वेश्चन बताएं आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। आपका एग्ज़ाम जो है वो क्या है 13 मई को है, और ये एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। बाकी अगला जो आपका 15 मई को पेपर होगा तो उसके क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ जो है वो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएगी। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपने वीडियो में। जय हिंद, जय